हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ भी रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो नोटबुक और पेन साथ लेके बैठिए जिससे कि नींद ना आए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा डेरिवेशन बेटा गैस के अनुप्रयोग, और इसमें भी 6 डेरिवेशन होते हैं जिसमें से जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कराएंगे। तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन यानी डेरिवेशन अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप इसको तैयार करके रखेंगे। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, जितनी भी हम वीडियो बना रहे हैं अभी वो सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को तैयार करते हुए चलेंगे। तो इसको शुरुआत करने से पहले पहले हम इस डायग्राम को, चित्र को समझेंगे, उसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। ओके, डेरिवेशन बेटा रेखीय आवेश, रेखीय मतलब रेखा यानी तार की तरह, है ना। तो ये तार रखा हुआ है जिसकी लंबाई हमने L माना हुआ है, ठीक। और इस तार पर आवेश रखे हुए हैं, यानी कि ये तार है वो आवेशित है। इस तार पर आवेश होने की वजह से इसमें से वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है। उस वैद्युत क्षेत्र को ही हमें पता करना है कि कितना वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है इस तार से। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो, जैसे ये तार है इस पर आवेश मौजूद है और इस पर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि आवेश ऐसे रखे हुए तो लंबवत निकलेगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये आवेश रखा हुआ है, इसके लंबवत चाहे आप वैद्युत क्षेत्र इधर निकाल सकते हैं या फिर इधर। अब हम यहाँ समझेंगे, यहाँ पे इस तार को सॉरी, एक चीज़ हम बताना भूल गए। इस तार पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पहले हमें इस पर गॉस की प्रमेय लगानी होती है ना। तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हमने एक बंद वक्र पृष्ठ बनाना है। तो हमने ये बंद वक्र पृष्ठ बनाया हुआ है, ये बंद पृष्ठ यानी ये तार है, और इसके चारों ओर एक हमने काल्पनिक बंद वक्र पृष्ठ बनाया हुआ है। यानी कि अगर गॉस के प्रमेय लगाना है तो एक काल्पनिक वक्र पृष्ठ बनाना पड़ता है। जैसे ये तार है, इसके चारों ओर हम एक काल्पनिक वक्र पृष्ठ मान लेंगे और तभी ये गॉस की प्रमेय इससे डेरिवेशन लग पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, काल्पनिक वक्र पृष्ठ मान लिया और इस पृष्ठ को आपको ध्यान से समझना है, तभी ये आपको ये एंगल समझ में आए। ठीक है, ये एंगल हमने लिखे हुए हैं, ये एंगल कैसे निकले वो आपको ध्यान से समझना है। देखिए, जैसे ये तार है और इस तार के चारों हमने एक काल्पनिक वक्र पृष्ठ माना हुआ है। अभी थोड़ी देर के लिए हम उस काल्पनिक वक्र पृष्ठ को, एरिया को, ऊपर वाले हिस्से को ये मानेंगे और नीचे वाले हिस्से को ये। ओके, तो अब देखो वैद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पे, जैसे यहाँ जा रहा है, ये तार रखा हुआ है और ये वैद्युत क्षेत्र जा रहा है। ओके, और इसी तार के ऊपर हिस्से को हम ये वाले हिस्से को यहाँ मानते हैं। अब आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, लेकिन इस जो ऊपर जो पृष्ठ है, ऊपर जो पृष्ठ आपको दिख रहा है उसका पृष्ठ का मुंह ऊपर की ओर है। जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, पृष्ठ का मुंह है ऊपर की ओर और वैद्युत क्षेत्र ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखेंगे आप, इस पृष्ठ का मुंह है बेटा नीचे की ओर और वैद्युत क्षेत्र जा रहा है इधर, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब एक तीसरा पृष्ठ ये लिया हुआ है हमने, यहाँ पे क्या किया, जैसे ये तार है और इस पर हम हल्का सा कट करते हैं, है ना, ये कट किया हुआ हिस्सा है। अब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है, तो आप यहाँ पे समझेंगे, तो इस पृष्ठ का भी मुंह इधर आगे की ओर, यानी कि यहाँ पे हम छेद इसको कट कर दें तो इस पृष्ठ का भी मुंह इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र का भी मुंह इधर, तो दोनों की दिशाएं इधर एक ही तरफ है, तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं जिससे कि ये वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, और आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये हमने सरफेस मान रखे हैं, ये सरफेस 1 है, यानी क्षेत्र पृष्ठ S1, ये S2 और S3, ये हमने सब कुछ यहाँ लिख रखा है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। माना कि एक लंबे रेखीय तार का रेखीय आवेश घनत्व, मतलब एक लंबे तार पर कितने आवेश मौजूद हैं उसको हम घनत्व से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इस पर कितना आवेश मौजूद है, यानी एक अंक लंबाई पर कितने आवेश मौजूद है, उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लैम्डा से लिखते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, यानी कि इस पर कितने आवेश मौजूद है हमने लैम्डा मान लिया, सॉरी घनत्व कितना है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस रेखीय आवेश से आर दूरी पर, ये हमने आर दूरी यहाँ बनाई नहीं है, ये हमने आर मान लिया, यहाँ से लेके
यहाँ तक, ठीक है। आर दूरी पर एक बिंदु P है, तो ये जो बिंदु यहाँ बना हुआ है बेटा, यहाँ पर P है, तो मैं इसको यहाँ पे P कर देता हूँ। ओके, P है, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस जगह पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कितना है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैंने बना के लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। बाकी की इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, तार की लंबाई कितनी है, एल है, स्मॉल है, आप इसमें लिख सकते हैं। अब मैं इसको वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, आप इसको बना सकते हैं, बाकी मैं इधर लिख देता हूँ साफ साफ। चलिए बेटा, अब शुरुआत करते हैं आगे डेरिवेशन, है ना। यहाँ लिखा हुआ है बेटा, तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये बेटा रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी तुरंत आपको समझाया था। रेखीय आवेश घनत्व क्या कहते हैं, किससे कहते हैं, यानी एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश, एकांक लंबाई पर मौजूद कुल आवेश के अनुपात को, एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से हमने क्या किया है, Q का वैल्यू निकाल लिया, तो यहाँ से L इधर गुणा में पहुंचेगा, तो Q इजकल टू हो जाएगा L इंटू लेमडा, तो Q इजकल टू L इंटू लेमडा, समीकरण नंबर 1। ये आपको ध्यान रखना, यानी कि इसमें इस तार पर टोटल इतने आवेश मौजूद हैं। ओके, अब इस पृष्ठ से कितना वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो इसके लिए भी हम पहले वाले डेरिवेशन में आपको बता चुके थे कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लगाते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, है ना। जिन्होंने पहले वाला डेरिवेशन देखा होगा उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसको जैसे ही वेक्टर में हटाएंगे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 पृष्ठ है आपके, 1 2 3 पृष्ठ है, तो टोटल कितना वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे संपूर्ण वक्र पृष्ठ से या संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, ऐसे 3 पृष्ठ हो गए ना, हम तीनों टोटल कर दे रहे हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे कुल वैद्युत निर्गत वैद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं फाई 1 प्लस के फाई 2 प्लस के फाई 3। ओके, सिंपल सा फाई का फॉर्मूला यही तो है, तो हम यहाँ रख देंगे बेटा ई इंटू डी। अब फाई 1 है, यानी पृष्ठ, यहाँ बात पहले पृष्ठ की बात हो रही है, यहाँ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो हम DS1 ले लेंगे, ठीक है। ये DS1 है, ये DS1 है, ये DS2 है, 3 है, और ये DS कितना बेटा, ये 2 है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे DS1 cos थीटा। ओके, ये हो गया, DS है तो पृष्ठ हमने पहले ले लिया, पहले वाले पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स फर्स्ट वाला, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे ई डी एस होता ना, तो ई इंटू डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस के ई इंटू डी एस, यहाँ 3 रहेगा, और कॉस थीटा। ओके, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ तक आप देखेंगे ये हमने टोटल वैद्युत फ्लक्स निकाला हुआ है तीनों पृष्ठों से। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम जो एंगल दिए हुए हैं वो हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए बेटा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ना, फाई इक्वल टू ई इंटू DS1, और यहाँ रखेंगे बेटा कॉस थीटा, तो DS1 में देखो कॉस थीटा कितना आ रहा है, थीटा एंगल दे रहा है 0 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। ओके, प्लस यहाँ पर ए इंटू DS2, और यहाँ पर ये S2 है ना, तो यानी कि पृष्ठ 2, तो पृष्ठ 2 यहाँ पर ये है DS2 है ना, पृष्ठ 2, तो पृष्ठ 2 में 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री। इसी प्रकार से DS यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ हम कर देंगे कॉस, इसको मैं बेटा नीचे लिख दे रहा हूँ, है 90 डिग्री। ओके, सॉरी,
इंटू DS1 और कॉस जीरो का मान आपको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं लिख देता हूँ। कॉस जीरो का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। ओके, तो इसका मान हो जाएगा कॉस, ये कॉस है, कॉस जीरो का मान हो गया 1 इंटू DS2 इंटू कॉस 90 का मान अभी बताया था मैंने 0 होता है, जिनको नहीं पता वो याद कर लेंगे, इंटू DS3 इंटू 0, है ना। तो 0 गुणा किसी भी संख्या में करते ही पूरा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचा सिर्फ बेटा E इंटू DS1। ओके, ये हो गया यहाँ तक। ये एक छोटे से हिस्से का वैद्युत फ्लक्स निकल के आया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे बेटा, ये हमने एक छोटे से हिस्से तो निकाला है, लेकिन इस तरीके से हिस्से बहुत सारे होंगे, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक छोटे से हिस्से को निकाला था। अब ऐसे ऊपर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ऐसे इधर होगा, यानी चारों तरफ इतने इतने हिस्से होंगे, है ना। तो सभी को हम क्या करना है, टोटल कर देना है। तो टोटल करने के लिए हमने कल भी इसको क्या कराया था, यहाँ लिखेंगे आप संपूर्ण बेलन या गोशीय पृष्ठ लिखेंगे, संपूर्ण गोशीय पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, है ना, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, सभी को इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, फाई इजकल टू, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे E इंटू DS1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, वैद्युत क्षेत्र सब जगह समान है, यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र E है, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। हमने पहली वाली वीडियो में आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन किसका नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से फाई इजकल टू, तो फाई इजकल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट है वो पूरे में होंगे। तो पूरे का मतलब होता है पूरा आकार किस साइज का है, वो बेलन के आकार का है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। यहाँ पे सूत्र लग जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 पाई r, h होता है, लेकिन यहाँ पर हम h ऊंचे की जगह पे l ही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, l आएंगे। ओके, तो हम यहाँ वक्र पृष्ठ हो गया बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो जाएगा E इंटू 2 पाई r l। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2, यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए, मैं तब तक ऊपर साफ कर देता हूँ। ओके, चलिए देखिए आप, अभी हमने, अब देखेंगे इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने आपको गॉस की प्रमेय बताई थी। गॉस की प्रमेय क्या सूत्र होता है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले वाली डेरिवेशन में आपको करवाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया, यहाँ पर थर्ड मानेंगे। अब क्या करेंगे, इस फाई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो हम यहाँ रख देंगे इस जगह पे, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। तो हम क्या करें बेटा, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, फाई इधर फाई दोनों इक्वल है, तो ये वैल्यू कैसे हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। या फिर इस फाई का वैल्यू ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो हम उठा के यहाँ रख देंगे। तो हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजकल टू, और ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL। ओके, ये बाकी के मैं साफ कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए बेटा, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या किया बेटा, इसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने यहाँ रख दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे, तो ये लाइन यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे ये आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें Q की वैल्यू रखेंगे जो हमने शुरुआत में समीकरण 1 माना हुआ था। क्या निकल के आया था उसमें, Q इंटू लैम्डा इंटू एल, ये निकल के आया था। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट माना था ना, तो इस इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू Q है, वो लैम्डा एल यहाँ रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यहाँ रखेंगे Q की वैल्यू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL। हमें क्या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ही तो निकालनी थी, यानी E निकालनी थी। तो E ये इंटू में, चलो हम इसको पलट देते हैं, है ना। आप इधर से इधर देखेंगे, हमने क्या किया इधर E इंटू
2 पाई आर एल इजिकल टू हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमें ई निकालना है तो ई यहीं रहने देंगे, ये गुणांक संख्या अपन पहुंचेगी तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल। ओके, ये हो गया। एप्सिलॉन नॉट भूल गए क्या हम? एप्सिलॉन नॉट इसमें कहा, एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये गया, रखा हुआ है पीछे ना, एप्सिलॉन नॉट ये रखा हुआ है, ये कहाँ गया? नीचे आ गया। ओके, अब देखो क्या करेंगे, एल से ये एल कट हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो लिख दीजिए। लैम्डा ऊपर बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट, ये एल कट चुका है ना, एल से एल ये कट चुका है, तो लैम्डा ऊपर बचा हुआ है 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे बचा हुआ है। बस यही प्रूव करना था। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये एक साथ लिख देंगे, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर दिया इंटू, और लैम्डा अपॉन आर ये अलग कर दिया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ये आंसर हो चुका है आपका। इस इधर मैं साफ साफ लिख देता हूँ। इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। आपने ये इधर नोट कर लिया, इसके बाद इधर पहुंचे। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। क्या करेंगे, ई इक्वल टू आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। यहाँ से इधर हम आ गए। एक तो ये हो गया फॉर्मूला, है ना, या करके ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या कर लिख सकते हैं हम, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे और 2 का नीचे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, यानी इस 2 से 4 कट जाएगा तो लौट के वहीं आ जाएंगे। तो ये भी एक डेरिवेशन हो गया। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, और उम्मीद है कि एग्जाम में आपके आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। तो आपको यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी का इधर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।